हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन सीरीज में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना, फिगर्स ऑफ स्पीच को जाना और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना था, विलियम शेक्सपियर को भी जाना है। अब हम लोग आज इंडियन की बात करते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मुल्क राज आनंद। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं राइटर? मुल्क राज आनंद है, आर के नारायणा है, राजा राव है। तो हम लोग एक इंग्लिश लिटरेचर की इंडियन सीरीज में हम लोग डे बाय डे इन सबको अच्छे से जानेंगे। इन सबकी ऑटोबायोग्राफी से लेके बायोग्राफी से लेके इन सबके एक एक इंपॉर्टेंट वर्क से लेके अवार्ड्स तक को इस वीडियो के सीरीज में हम लोग जानेंगे, जो आपको प्लेलिस्ट पे डे बाय डे आपको मिल जाएगी। जैसे ये मुल्क राज आनंद है, आज का हमारा टॉपिक है मुल्क राज आनंद। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मुल्क राज आनंद को आज हम लोग जानते हैं। मुल्क राज आनंद जी, जिनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में, जो अभी इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान चला गया है। उस टाइम ये इंडिया में था, अभी ये पेशावर में है वर्तमान के समय में। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब अमृतसर, खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई है 1924। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये लंदन चले गए थे। लंदन में कैम्ब्रिज में ये वहां से पढ़ के आए थे, जिसका ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है 1929। अवार्ड्स की बात करें, इनकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स है, इनकी बहुत सारे नोटेबल वर्क है जिसको हम लोग आगे जानेंगे। और इनके जो वर्क्स है, इनके वर्क इतने, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है 1953 में, पद्म भूषण भी मिला है 1967 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1978 में, 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको किसके लिए? इस नॉवेल के लिए जिसका नाम है मॉर्निंग फेस। 1968 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी मॉर्निंग फेस, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। मुल्क राज आनंद से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जानते हैं। मुल्क राज आनंद का जो डेथ है वो 28 सितंबर 2004 को हुआ था। डाइड न्यूमोनिया के कारण हुआ था। पीजीटी टीजीटी या टायर 4 में स्पेशली डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर। ईयर पूछा जाता है आपसे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बर्थ का ईयर याद रखना है और आपको डेथ का ईयर याद रखना है। बर्थ का ईयर 1905, डेथ का ईयर 2004। डिकेंस ऑफ द ईस्ट और चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल का थीम्स था वो बिल्कुल ही रिलेट करता था मुल्क राज आनंद के नॉवेल्स के थीम्स के जैसा। जैसे कि हम जानते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में लिखते थे वो, वर्किंग क्लास कैरेक्टर के बारे में लिखते थे, एक्सप्लॉइटेशन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लिखते थे, जो चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल में बहुत बखूबी दिखाते थे। वैसा ही कुछ थीम मुल्क राज आनंद भी लिखते थे। मुल्क राज आनंद बेसिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स से, डार्विन की थ्योरी से, डार्विन से, गांधीयन फिलॉसफी से और गांधी जी के फिलॉसफी से ज्यादा प्रभावित थे वो। इसलिए क्योंकि वो जब लंदन से लौटे थे अपनी पढ़ाई को पूरी करके, तब वो गांधी जी के आश्रम भी गए थे। गांधी जी के साथ उन्होंने कुछ समय वहां बिताया था, कुछ दिन वो रहे थे, तो इसीलिए वो गांधी फिलॉसफी से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो की है वो टीएस इलियट के एक वर्क द क्राइटेरियन में काम करके शुरुआत की है अपनी करियर की। इनकी जो मेजर थीम रहती थी वो सोशल इनजस्टिस पे, यानी कि सामाजिक अन्याय पे, कास्ट पर, कास्ट में जो भेद दिखाई देते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस पर, गरीबी पर, गरीबी में झेले गए परिस्थितियों में जीवन का सर्वाइवल किन कठिन परिस्थितियों में होता है, उसमें किन आपको ब्रिटिश का राज्य था उस समय, ब्रिटिश द्वारा किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ा लोगों को, या लड़कियों का किस तरह से असॉल्ट झेलना पड़ा, ये सारा उनका मेजर थीम रहता था। बेसिक ज्यादा वो सोशल सोसाइटी पे लिखते थे। फादर, उनके फादर थे लालचंद, जो कि एक कॉपर स्मिथ थे, और ये हेड क्लर्क इन ब्रिटिश आर्मी, यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड क्लर्क भी वो काम कर चुके। इनकी मदर का नाम था ईश्वर कौर। मुल्क राज आनंद के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानते हैं, उनके वर्क्स की समरी।
अब हम मुल्क राज आनंद के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानते हैं जो उन्होंने लिखा है, जो बहुत ही समाज में सुधार और बदलाव का कार्य करता है। उनके कार्यों अब मुल्क राज आनंद के इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा वर्क कब लिखा है, क्या उनको। अब हम जानते हैं मुल्क राज आनंद के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को। जो अनटचेबल, पहला है अनटचेबल। अनटचेबल 1935 की एक नॉवेल है जो इन्होंने लिखी थी, जिसका मेजर थीम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। प्रीफेस जो इसका था इस नॉवेल का, वो लिखा है E.M. फोस्टर ने। इस नॉवेल का मेन प्रोटोगनिस्ट है बाखा। प्रोटोगनिस्ट कहने का मतलब मेन कैरेक्टर, जिसके चारों ओर पूरी नॉवेल घूमती है, वो है बाखा। इस नॉवेल की सेटिंग्स जो रखी गई है बुल्ले शाह में। तो इस नॉवेल का मेजर जो थीम है वो क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आनंद जी ने इस नॉवेल के द्वारा समाज में होने वाली जाति व्यवस्था को, नीचे जाति के लोगों के साथ अपर जाति के द्वारा किए गए शोषण को, सामाजिक भेदभाव को इसमें दिखाया है। जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है बाखा का, जो एक 18 साल का एक बालक होता है, जो एक स्वीपर का काम करता है। काम होता है साफ सफाई का काम करना। क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, तो अपर कास्ट के लोग उस समय समाज में इसको हीन दृष्टि से देखते थे। कोई भी इसका छुआ हुआ कुछ खाना या पीना नहीं चाहते थे। छुआछूत की भावना जो थी उस समय समाज में पूरी व्याप्त थी, जो एक बहुत ही कुरीति थी। और इस बालक ने एक दिन गलती से किसी अपर कास्ट के लोगों को टच कर दिया, जिसके लिए इसको बहुत ही मार पड़ी थी। और उस मंदिर के पुजारी ने, इसकी बहन है, इस नॉवेल में और भी बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे इनके पिता का नाम है लाखा, राखा इसके भाई का नाम, इसकी बहन है एक, बहन को मंदिर के पुजारी के द्वारा मोलेस्ट किया गया। तो उस समय समाज के इस पूरी कास्ट सिस्टम की कुरीति को मुल्क राज आनंद जी ने अपने नॉवेल अनटचेबल में बहुत ही अच्छे से दिखाया, जो जिसके कारण उस समय के लोग इस मुद्दे पर सोचने के लिए विवश हो गए थे कि क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सही है या गलत है। मुल्क राज आनंद जी की दूसरी नॉवेल की बात करते हैं, जो है कुली, जो 1936 में इन्होंने लिखा। 35 में अनटचेबल, 36 में कुली, जिसका मेन प्रोटोगोनिस्ट है मुन्नो, जो एक 14 साल का बालक है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से शहर की ओर निकलता है। और निकलता है तो इसके मालिक के द्वारा इसके ऊपर किए गए अत्याचार, दुर्व्यवहार और शोषण को इस नॉवेल में दिखाया गया है कि वो गरीब था, वो अपनी रोजी कमाने के लिए आता है, तो मेनली मुख्यतः एक किसी बैंक के क्लर्क की पत्नी थी और कोई फैक्ट्री का सेठ था, जिसके द्वारा बहुत ही अत्याचार उन दोनों के द्वारा किया गया है मुन्नो पर। ये बच्चा जो था वो 14 साल का था और 15 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से मर जाता है। तो इस नॉवेल के माध्यम से भी मुल्क राज आनंद जी ने समाज में जो कुली जो नाम है, ये उस समय के मजदूरों को दिया जाता था। तो कहते थे इसका मतलब वो मजदूर वर्ग से बिलोंग करता है, और शोषण जो था वो लोगों को मिल जाता था हक उन पर शोषण करने के। इसी बात को मुल्क राज आनंद जी ने इस नॉवेल में दिखाया है। मुल्क राज आनंद जी जो लिखते थे, उस समय में समाज में होने वाली सारी कुरीतियों को दिखाया जाता था उनके नॉवेल। अब बात करते हैं मुल्क राज आनंद की तीसरी इंपॉर्टेंट नॉवेल की, जो उन्होंने 1937 में लिखा था, टू लीव्स एंड अ बर्ड, जिसकी सेटिंग है टी प्लांटेशन इन असम, जिसका मेन प्रोटोगनिस्ट है गंगू। गंगू जो है वो एक मजदूर होता है, वो अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है ब्रिटिश सोल्जर से, जो उनकी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहते थे, जो मोलेस्ट करना चाहते थे, उनसे अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है। बट उन सिपाहियों से बाद में इस नॉवेल के एंड में गंगू मार दिया जाता है, शॉट डेड बाय दी सोल्जर्स। तो कहीं ना कहीं यही थीम बन जाती है, ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन और ह्यूमन एक्सप्रेशन, जो इस नॉवेल्स में दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक सभ्य समाज की एक बुराई है, जो मुल्क राज आनंद ने अपने नॉवेल में पॉइंट आउट किया है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को, कि एक आदमी को अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए क्या झेलना पड़ सकता है, या उनको लास्ट में जो शॉट डेड हो जाता है इस नॉवेल में, तो क्या उनको मृत्यु तक झेलना पड़ सकता है। बट वो इस समाज में बिल्कुल ही दबे हुए, कुचले हुए महसूस करते हैं। नेक्स्ट वर्क की बात करें तो जिसको कहते हैं पंजाब ट्रायलॉजी या लाल सिंह ट्रायलॉजी। तो द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सीकल,
स्वॉर्ड एंड द सिकल जो है ये एक इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि पीजीटी में ऑलरेडी आया हुआ है कि इसका टाइटल जो है वो किसने दिया है। तो टाइटल दिया है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल ने दिया है इसका टाइटल। तो द विलेज एक स्टोरी होती है 1939 में मुल्कराज आनंद के द्वारा, जो एक ट्रिलॉजी का पार्ट है, पंजाब ट्रिलॉजी या लाल सिंह ट्रिलॉजी, जिसमें लाल सिंह जो है मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है। लाल सिंह जो है, क्योंकि सिंस ये ट्रायोलॉजी है तो लाल सिंह का कैरेक्टर बार बार रीअपियर होगा तीनों में एज अ प्रोटोगोनिस्ट। लल्लू नाम से भी आपको देख सकता है। तो लाल सिंह जो है वो एक आर्मी का पार्ट होता है, ब्रिटिशर आर्मी का पार्ट होता है, जिसको ना चाहते हुए भी ब्रिटिश के तरफ से लड़ना होता है युद्ध में, वर्ल्ड वार में। जो जाना चाहता है अपने ब्रिटिश आर्मी का पार्ट और उस लड़ाई में, वैसे लड़ाई में पार्ट बनना पड़ता है जिससे उसका और उसके देश का कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो एक एज अ ब्रिटिश आर्मी पर्सन इंडियन होने के बाद उसको क्या झेलना पड़ता है, उसको किन हालातों में गुजारा करना पड़ता है, और उसकी सारी तकलीफों को, सैक्रिफाइस को, तकलीफों को, सारी उसकी चिंताओं को, सारा रेजिस्टेंस को, उसकी गरीबी को, उसकी मजबूरी को इस नॉवेल्स में दिखाया गया है। ये ट्रायोलॉजी का जो पार्ट है द विलेज, इसमें दिखाया गया है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। अब बात करते हैं क्रॉस द ब्लैक वाटर्स की, जो 1940 में आई है मुल्कराज आनंद की नॉवेल। इसके बाद द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में। सेम उसी तरह से क्रॉस द ब्लैक वाटर्स की बात करते हैं अगेंस्ट द जर्मन इन फ्रांस, वर्ल्ड वार वन। तो इसमें भी वही ब्रिटिश की कहानी है, सोल्जर की, जिसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया का रहते हुए भी अगेंस्ट द जर्मन लड़ता है एज अ ब्रिटिशर्स इन फ्रांस, वर्ल्ड वार वन। इसके बाद बात करते हैं द स्वॉर्ड एंड द सिकल के, जिसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि डिसमेंटल होते जा रहा था, इसके बारे में बात करते हैं। और लोगों को बहुत सारी इन फार्मिंग सेक्टर में क्राइसिस झेलना पड़ रहा था। जो पुरानी पद्धति से कृषि हो रही थी वो बहुत सारे एडवांसमेंट आने के कारण वो धीरे 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 खत्म होते जा रहा था। तो लोगों को क्राइसिस उसी कारण से झेलना पड़ रहा था।